आप सभी मित्रों को नमस्कार। बोधि प्रकाशन की इस लोकप्रिय और चर्चित श्रृंखला कहन सुनन की बात में आज मुझे आमंत्रित किया गया है और मैं आपसे अपने मन की कुछ बातें कर पा रहा हूं। इसके लिए मैं बोधि प्रकाशन और आप सबका आभारी हूं। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे मित्र अब तक जुड़ चुके हैं। स्मिता जी, अभिषेक जी, आनंद चौधरी जी, आदरणीय सुमन जी, पद्मजा जी, आनंद चौधरी जी, प्रतिमा जी, महेश शर्मा जी, हरफन मौला जी, रमाकांत जी, मधु सक्सेना जी, आरती गुज जी, राजेश कमाल जी, रेखा लोढ़ा स्मिथ जी, विवेक मिश्रा जी, सुरेंद्र सोनी जी, नंद जी, आपने समय निकाला, ये बड़ी बात है क्योंकि आपको खुद थोड़ी देर बाद लाइव होना है। आप सबको नमस्कार। जैसे जैसे और मित्र जुड़ते जाएंगे मैं उनका अभिवादन भी करने का प्रयास करूंगा और आप जो टिप्पणियां करेंगे उनका भी उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जो विषय आज मैंने आपसे बात करने के लिए चुना है वो विषय है पुस्तक संस्कृति। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मुझे एक रोचक प्रसंग ध्यान में आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पर मैंने एक तस्वीर साझा की थी। मेरी नहीं थी, किसी और ने, और मुझे वो तस्वीर अच्छी लगी तो मैंने उसे यहां साझा कर दिया। बोधि प्रकाशन की इस लाइव के नीचे भी उस तस्वीर को आज मैंने पोस्ट कर दिया था ताकि आपकी नजर उस पर पड़ जाए। शायद आपने देखी भी हो सॉरी, अगर न देखी हो तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस तस्वीर का एक श्वेत श्याम प्रिंट आउट मेरे पास है, वो मैं आपको दिखा दूं। ये एक तस्वीर है बुल्गारिया के एक पब्लिक पार्क की, जहां 3 बेंचें लगी हुई है और इन बेंचों का आकार पुस्तकों जैसा है। मुझे ये तस्वीर बहुत अच्छी लगी, मुझे ये बेंचें बहुत अच्छी लगी और मैंने इस तस्वीर को साझा कर दिया। इन बेंचों को देखकर मुझे लगा कि काश ऐसी कोई बेंच मुझे भी मिल जाती जहां मैं पुस्तक की गोद में बैठकर पुस्तक पढ़ता, लगभग उसी तरह जैसे हम मां की गोद में बैठते हैं। लेकिन जितना खुश मैं इस तस्वीर को देखकर हुआ था, मेरे दोस्त लगभग उतने ही नाराज इस तस्वीर को देखकर हुए। अधिकांश प्रतिक्रियाएं ये आई कि भला हम पुस्तक पर कैसे बैठ सकते हैं, ये तो पुस्तक का अपमान होगा। अब इस बात को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक छोटा सा विषयांतर कर लूं। भारत में हम लोग इस बात के आदी हैं कि राष्ट्रीय ध्वज बहुत ही पवित्र होता है। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसका हम लोग कोई और उपयोग करेंगे सिवा उसे फहराने के। और अगर आप में से बहुत सारे मित्रों को याद हो तो एक स्थिति यह भी थी, एक समय यह भी था नवीन जिंदल के प्रयासों से पहले कि हम सामान्य नागरिक अपने घरों पर केवल साल में 2 दिन स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस को ही ध्वजारोहण कर सकते थे। हमें तो उस ध्वज के प्रयोग का भी अधिकार नहीं था। इस शताब्दी के शुरुआती वर्षों में जब मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला, मैं बात अमेरिका के अपने अनुभव की कर रहा था और मैं ये बता रहा था कि वहाँ राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग वो लोग विविध रूपों में करते हैं और उनका सोच यह होता है कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसका अधिकाधिक उपयोग करें। अब इस बात को मैं जोड़ता हूं किताब के साथ। हम लोगों ने किताब को इतना पवित्र मान लिया है कि हम उसके किसी भी उपयोग की कल्पना नहीं कर सकते, केवल उसके प्रति पवित्रता का बोध है। और जब पवित्रता का इतना बड़ा बोध है तो फिर पुस्तक संस्कृति की बात करने की जरूरत ही क्या है। विद्या तो हमारे लिए माता है। अगर किताब गलती से भी जमीन पर पड़ जाए तो हम उसको माथे से लगाते हैं, इतना आदर उसके प्रति हम लोग रखते हैं। तो बताइए फिर पुस्तक संस्कृति की बात करने की जरूरत ही क्या है। यहाँ तक कि हमारे अपने देश में एक धर्म तो कम से कम ऐसा है ही
जहाँ पूजा ही किताब की होती है। मैं सिख धर्म की बात कर रहा हूँ जहाँ गुरु ग्रंथ साहब की पूजा होती है। तो जब किस किताब के प्रति इतना गहरा सम्मान हमारे यहाँ हो तो हम क्यों पुस्तक संस्कृति की बात करें। एक और बात, बहुत समय नहीं बीता है इस बात को जब हमारे यहाँ किसी भी परिवार के सुसंस्कृत होने का एक ही प्रमाण माना जाता था, और वो ये कि उनके घर में कुछ किताबें भी हो। बात थोड़ी पुरानी हो गई है। अब यहीं मैं अगर आपसे किताब के महत्व की बात करूं तो बात इतनी विस्तृत हो जाएगी और ऐसी दूसरी दिशा में चली जाएगी कि कुछ मजा नहीं आएगा। इसलिए मैं उस बात को छोड़ रहा हूं। मैं जानता हूं कि किताब के महत्व से तो आप सब लोग भली भांति परिचित हैं, लेकिन देखने की बात यह है कि किताब के प्रति हमारा नजरिया क्या है। क्या हमारी जिंदगी में वाकई उसका कोई स्थान है? क्या उससे हमें लगाव है, या ये सारी बातें सतही, दिखावटी और दूसरों को बताने वाली हैं? ये सारी बातें आज मैं आपके साथ करना चाहता हूं। लेकिन जब ये बातें मैं करना शुरू कर रहा हूं तो एक बात मेरे मन में बहुत स्पष्ट है, और वो बात यह है कि कोई भी चर्चा समय और स्थान निरपेक्ष नहीं हो सकती। हम सारी दुनिया की बात एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए हम भारत के संदर्भ में ये बात करेंगे और वर्तमान के संदर्भ में बात करेंगे। और जब भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो उसमें भी विशेष रूप से ये जो हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र है, हम उसकी बात अधिक करना चाहेंगे ताकि बात थोड़ा सा केंद्रित रह सके। तो देखने की बात यह है कि हमारे यहाँ इस हिंदी भाषी क्षेत्र में किताब के प्रति हमारा लगाव कैसा है, और क्या ये लगाव सकारात्मक है, क्या ये लगाव आश्वस्त करने वाला है। अब जब हम किताब के प्रति आदर की बात कर रहे थे तो वो तो बड़ी महान बात थी, लेकिन जब हम अपने मित्रों से बात करते हैं, बल्कि मैं खुद भी बात करता हूं बहुत बार, तो बड़ी निराशाजनक तस्वीर भी हम लोग सामने ले आते हैं। मसलन मैं ये कहता हूं, और बहुत सारे लोग कहते हैं, कि इस उत्तर भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र में किताबों के प्रति कोई खास लगाव लोगों के मन में नहीं है। लोग न तो किताबें पढ़ते हैं, न किताबें खरीदते हैं, न किताबें अपने घर में रखते हैं। और इन सब बातों के लिए हम सब लोग बहुत सारे प्रमाण भी पेश करते रहते हैं। आप यही देख लीजिए, और मैं तो मजाक में कहना चाह रहा हूं कि चलिए क्यों ना हम एक छोटा सा सर्वे करके देखें। जिन घरों में हमारा आना जाना है, जिन लोगों से हम रोज मिलते जुलते हैं, उनसे हम बात करके देखें। उनसे पूछें कि आपके घर में पाठ्य पुस्तकों के अलावा क्या कुछ किताबें हैं। मैं आपसे एक मजेदार बात कहूं, एक रोचक सर्वे मैंने बरसों पहले किया था। अब पता नहीं स्थिति कितनी बदली है। जब मैं कॉलेज में प्रिंसिपल था तो एक दिन मैंने अपने कॉलेज के लाइब्रेरियन को बुलाया और उससे कहा कि जरा लाइब्रेरी का रजिस्टर, स्टाफ का रजिस्टर मुझे बताओ। मैं जानना ये चाह रहा था कि मेरे स्टाफ के कितने सदस्य नियमित रूप से लाइब्रेरी में जाते हैं, वहां से पुस्तकें लेते हैं। मैं आपको बताऊं, और आपको भी आश्चर्य होगा, क्षोभ भी होगा, कि जब मैंने उस रजिस्टर को देखा तो मैंने ये पाया कि बहुत सारे मित्रों ने तो अपना खाता भी नहीं खोला था। आप कह सकते हैं कि वो सब बड़े संपन्न समृद्ध लोग हैं, उनके पास अपनी बहुत निजी लाइब्रेरी होगी, बहुत सारी किताबें होंगी वगैरह वगैरह। ये सारी बातें आश्वस्त तो करती हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। अब हम जानते हैं कि लोग किताबें ज्यादा खरीदते नहीं हैं। ये बात भी बहुत बार कही जाती है, हालांकि इस बात का खंडन भी किया जाता है कि हिंदी किताबों का एक सामान्य संस्करण जो पहले 1100 प्रतियों का होता था, वो अब सिमट कर 300 पर आ गया है। न केवल 300 पर आ गया है, बल्कि अब ये जो ऑन डिमांड प्रकाशन का समय आ गया है, तब तो वो 300 की संख्या की भी जरूरत नहीं रह गई है। 5 प्रतियां, 10 प्रतियां भी छप जाती हैं और वो भी काम हो जाता है।
ये भी कहा जाता है कि छोटे शहरों में तो किताबों की दुकानें ही नहीं है। मैं अपने ही शहर की बात करूं तो जयपुर में भी बहुत आश्वस्त करने वाली स्थिति तो किताबों की दुकानों को लेकर नहीं है। लेकिन क्या वाकई स्थिति इतनी निराशाजनक है? अब मैं तस्वीर का दूसरा पहलू आपके सामने लाता हूं। तस्वीर का दूसरा पहलू यह कि मैं पिछले कुछ वर्षों से देख रहा हूं कि लोगों में लिखने का चाव बहुत बढ़ा है। लेखकों की संख्या खूब बढ़ी है। नए नए लोग लेखन की दुनिया में आ रहे हैं, वो खूब लिख रहे हैं। अब जब वो लोग इतने लिख रहे हैं तो कोई पढ़ने वाला होगा तभी तो लिख रहे होंगे ना, या बिना पढ़ने वालों के ही लोग लिख रहे हैं? न केवल लिख रहे हैं, वो प्रकाशित भी हो रहे हैं। अब प्रकाशन के लिए ये अप्रिय बात, आपसे तो घर में बात कर ही लूं मैं, ये भी कहा जाता है कि लोग पैसे देकर किताबें छपवा लेते हैं। शायद सच भी हो, और शायद की भी क्या जरूरत है, सच भी है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, लोग किताबें छपवा रहे हैं। प्रकाशक भी किताबें प्रकाशित कर रहे हैं। जब प्रकाशक किताबें प्रकाशित कर रहे हैं और प्रकाशक अपना धंधा बंद करके कहीं और नहीं जा रहे हैं, तो इससे ये तो लगता है कि किताबें बिक रही है, किताबें कहीं तो जा रही है ना। अब वो किताबें अगर बिक रही है, किताबें कहीं जा रही हैं, तो परिदृश्य चिंताजनक तो नहीं होना चाहिए। एक और बात, हर साल खूब सारे पुस्तक मेले लगते हैं, देश भर से पुस्तक मेलों की खबरें आती है। तो जब पुस्तक मेले लग रहे हैं, लोग उनमें जाते हैं, और अगर आप किसी भी पुस्तक मेले के बाहर खड़े होकर देखें तो बड़े बड़े थैलों में लोग किताबें लिए हुए बाहर निकलते भी नजर आते हैं, तो वहां भी किताबें बिकती है। अभी पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश में लिटरेचर फेस्टिवल बहुत होने लगे हैं। उन पर अलग से बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन अगर लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, लोग व्यावसायिक कारणों से भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किताबों में लोगों की रुचि है, तभी तो वो फेस्टिवल हो रहे हैं ना। लोग किताबों के बारे में जानना चाह रहे हैं, लेखकों से मिलना चाह रहे हैं, लेखकों की बात सुनना चाह रहे हैं, तो फिर क्या गड़बड़ है? अभी गोपाल माथुर जी बड़ी अच्छी टिप्पणी कर रहे हैं। गोपाल जी कह रहे हैं कि पाठक ही लेखक है या लेखक ही पाठक है। एक हद तक ये बात भी सही हो, लेकिन लेखक बढ़ रहे हैं तो चलिए पाठक बढ़ रहे हैं। माथुर साहब ये भी तो मैं कहना चाहूंगा, कह सकता हूं। बहरहाल ये इस सवाल पर मैं थोड़ा सा आगे चलकर आऊंगा कि वास्तव में लेखक पाठक और पाठक लेखक वाली बात। लेकिन ये जो दो तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा था, एक तस्वीर बहुत निराशाजनक और दूसरी तस्वीर जो उतनी निराशाजनक नहीं है, इन दोनों तस्वीरों को अगर आप मिलाकर देखें तो एक मिली जुली तस्वीर आपके सामने आएगी कि स्थिति बहुत अच्छी न भी हो तो उतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी प्रायः चित्रित की जाती है। ये जो किताबों का संस्करण 300 पर सिमट आने वाली बात कही जाती है, उस किताबों के संस्करण के 300 पर सिमट आने वाली बात को मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे मित्र शिकायत कर रहे हैं कि आवाज धीमी आ रही है, तो मैं ये कोशिश करता हूं कि एक माइक लगा दूं और उस माइक में बोलूं तो शायद आवाज थोड़ी सी बेहतर हो जाए। एक क्षण के अंतराल के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं अब एक एक्सटर्नल माइक का इस्तेमाल करते हुए बोल रहा हूं। जरा आप बताएं, कोई मित्र बताए कि क्या अब आवाज थोड़ी सी बेहतर हुई है। तो मैं बात यह कर रहा था कि दोनों तस्वीरों को अगर मिलाएं, और मैं खासतौर से यह बात कर रहा था कि ये जो किताबों का संस्करण 300 होने वाली बात कही जाती है, क्या यह भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है? क्या इसके पीछे भी बहुत सारे व्यावसायिक कारण नहीं है? एक मित्र ने बड़े प्रमाण के साथ ये बात कही कि जब इतनी सारी लाइब्रेरीज, इतने सारे स्टैंडिंग ऑर्डर वाले पुस्तक विक्रेता देश में हैं, तो भला ये कैसे संभव है कि किसी ठीक ठाक किताब की केवल 300 प्रतियां ही छपती हों? अब उसके पीछे दूसरे बहुत सारे व्यावसायिक कारण होंगे, उनके विस्तार में हम लोग अभी नहीं जाएंगे। लेकिन किताबें छप रही हैं, किताबें बिक रही है और ये सब हो रहा है,
तो पढ़ी भी जा रही हैं। तो अब ये जो एक मिली जुली तस्वीर बनी है, उस तस्वीर को देखकर मैं एक नतीजे पर पहुंचता हूं, और वो नतीजा ये कि लोगों में पढ़ने के प्रति रुचि तो है, लोग पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन यहां एक लेकिन मैं जोड़ना चाहूंगा, और वो लेकिन ये है कि लोग केवल कविता, कहानी, ये जो हमारी साहित्यिक विधाएं हैं, हमारी बहुत प्रिय साहित्यिक विधाएं हैं, इन विधाओं के अतिरिक्त भी लोग बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं और पढ़ रहे हैं। अब जब वो बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं, वो हमारी कविताएं, हमारी कहानियां, हमारे उपन्यास नहीं पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि लोगों में पढ़ने की रुचि खत्म हो गई है। तो ये जो हम लोग साहित्य वाले लोग खासतौर से बहुत दुखी होते हैं, अगर उसे आप ये कहें कि ये शायद हमारे अपने लगाव के कारण ये नजरिया हमारा बनता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि जब हम पुस्तक संस्कृति की बात करें तो एक व्यापक नजरिए से हम बात करें, सभी तरह की पुस्तकों की बात करें। हाँ पंचोली जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पुस्तकें बिक नहीं रही है, बांटी जा रही है। इस पर मैं थोड़ा सा आगे चलकर आऊंगा। लक्ष्मी जी नमस्कार। ये आपकी आत्मीयता है कि आप ये कह रही हैं कि मुझे देखना सुनना सुखद अनुभव है। तो बात ये कर रहे थे हम लोग कि केवल किताबें छप रही है, बिक नहीं रही है, पढ़ी नहीं जा रही है। इसी बीच एक बात हम लोग ये भी करते हैं, हाँ माथुर साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्रकाशकों की संख्या बढ़ना भी इंगित करता है कि किताबें बिक रही है। और ये बहुत सामान्य बात है कि अगर कोई किताब खरीद रहा है तो चलिए हर खरीदी हुई किताब को हर व्यक्ति ना पढ़े, लेकिन जितनी किताबें बिक रही है उसकी अगर आधी भी पढ़ी जा रही है तो क्या बुरी बात है। एक जो बात हम लोग अक्सर कहते हैं, और बहुत अच्छी बात कहते हैं हम लोग, कि ये जो नई तकनीक आई है, इस तकनीक ने हमें किताबों से दूर कर दिया है। अब कैसे? एक जमाना था शायद 80 के दशक में, जब पहली बार हमारे देश में टेलीविजन आया, तो हम लोगों ने लोगों की पठन रुचि में कमी का सारा ठीकरा टेलीविजन के माथे फोड़ दिया कि लोग दिन रात टेलीविजन से चिपके रहते हैं और इसलिए वो किताबें नहीं पढ़ते हैं। अब टेलीविजन का आकर्षण कम हो गया, टेलीविजन लोग कम देखने लगे, उससे ऊब गए। लेकिन इसी बीच इंटरनेट आ गया, इसी बीच स्मार्टफोन सस्ते होकर हम सब लोगों के हाथ में आ गए। तो अब हम लोग कहते हैं कि ये इस स्मार्टफोन ने और इंटरनेट ने और सोशल मीडिया ने पाठकों को किताबों से दूर कर दिया। एक हद तक तो बात सही है। देखिए, आप और आपके और मेरे पास कुल 24 घंटे का ही तो समय है ना। उस 24 घंटे के समय में हम लोग जो भी करना चाहें कर लें। अगर आप पहले 3 घंटा टेलीविजन देखते थे, आज आप 2 घंटा या 3 घंटा या 4 घंटा सोशल मीडिया पर बिताते हैं। बहुत सारे ऐप्स में आप घुसे रहते हैं, फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, टिकटॉक में। तो आपका समय तो कम होगा ना। अगर युवा लोगों को टिंडर आकर्षित करता है और उसमें वो समय लगाते हैं, तो किताब कब पढ़ेंगे? बिल्कुल सही बात है। और ये बात करते हुए एक बहुत मजेदार बात मुझे अभी लग रही है। हम लोग इस बात से दुखी हो रहे हैं, महेंद्र मोदी जी, इतने ड्राइंग रूम में किताबें सजाने का जमाना तो गया। किसी जमाने में किताबें लोग ड्राइंग रूम में सजाते थे। आज मैं तो जितने लोगों के दोस्तों के घर में जाता हूँ, किसी के ड्राइंग रूम में किताबें नजर नहीं आती है, और वैभव और विलासिता की चीजें नजर आती है, लेकिन किताबें तो अब ड्राइंग रूम में कोई नहीं सजाता है। राजेंद्र कसवा जी, आप सही कह रहे हैं, आम आदमी से दूर हो रहा है लेखक, मुझे भी लगता है। और ये बात भी मैं थोड़ा सा आगे चलकर करूंगा। तो मैं जो मजेदार बात आपके साथ साझा करना चाह रहा था, देखो क्या समय आ गया है। ये जो हमारा समय चल रहा है, कोरोना वाला समय, और जब हम सब लोग बड़े आतंकित हैं, तो खासतौर से हमारी सरकार को शिक्षा को जारी रखने का एकमात्र तरीका स्मार्टफोन नजर आ रहा है। कहां तो अभी हम स्मार्टफोन को सारी चीजों के लिए दोषी ठहरा रहे थे, और कहां आपकी शिक्षा को बचाए रखने के लिए अब स्मार्टफोन ही एकमात्र आपको सहारा नजर आ रहा है। हम चाहते हैं कि सारे बच्चे स्मार्टफोन से शिक्षा प्राप्त करें। मेरा इस बात को कहने का मकसद ये है कि देखिए, तकनीक कोई बुरी नहीं होती है,
और तकनीक को आप अपने जीवन से निकाल भी नहीं सकते। वो आ गई है तो वो रहेगी। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितने विवेक के साथ उसका उपयोग करते हैं। और वैसे देखिए ना, किताबों की दुनिया ने भी कोई कम समझदारी तो नहीं दिखाई है। किताबें कागज के पन्नों से निकलकर तकनीक के रथ पर सवार होकर स्मार्टफोन में भी घुस गई है। आज आप अपने स्मार्टफोन पर किसी ऐप को डाउनलोड करके, मान लीजिए किंडल को डाउनलोड करके आप किताब पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ते हैं। और बहुत सारी इस तरह की कंपनियां आ ही गई हैं जो इंटरनेट पर और स्मार्टफोन पर पढ़ने के लिए किताबें उपलब्ध करवा रही है, और वो बहुत अच्छा धंधा कर रही है। न केवल पढ़ सकते हैं आंखों के रास्ते ही नहीं, आप कानों के रास्ते भी किताब का आनंद ले सकते हैं। बहुत सारी इस तरह की चीजें भी आ गई है, इस तरह की कंपनियां भी आ गई हैं जो आपको किताबें सुनने का मौका देती हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, किताब तो केवल कागज में ही होती है, कागज का मोह जिन्हें है, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं, मैं भी उन लोगों में से हूं। लेकिन उनके साथ साथ मेरा तो ये सोचना है कि आप अगर किंडल पर पढ़ेंगे तब भी गोदान गोदान ही रहेगा, और अगर आप स्टोरी टेल पर सुनेंगे तब भी स्वयं प्रकाश की कहानी तो स्वयं प्रकाश की कहानी ही रहेगी, किताब तो किताब ही रहेगी। मैंने पिछले दिनों युवाल नोआ हरारी की होमो डेयस और दूसरी किताबें इस तरह की ऑडियो डिवाइसेस पर सुनी, और मुझे उनको वहां पढ़ने सुनने का अनुभव उतना ही सुखद रहा जितना उनको कागज के रूप में पढ़कर होता। तो ये जो नई तकनीक आ रही है, ये भी अंततः तो किताब का विस्तार ही कर रही है। मेरा तो ये कहना है कि जीवन में बहुत कुछ बदलता है, हमारी जरूरतें भी बदलती है, हमारी प्राथमिकताएं भी बदलती है, और ये सोचना और ये रोना धोना करना कि जैसा कल था वैसा आज नहीं रहा, ये सब तो बेमानी है। लेकिन हाँ, जो स्थितियां हैं, माथुर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, छपी हुई किताब का पढ़ना अलग ही अनुभव होता है। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले ही कहा कि मेरा अनुभव तो यही है कि किताब को हाथ में लेकर पढ़ने में मजा आता है। लेकिन मैं अपने ही घर में अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देखता हूं तो वो किंडल पर उसी सहजता से किताबें पढ़ते हैं, और उन्हें कभी ये शिकायत नहीं होती है कि किताब को हाथ में लेकर पढ़ने का जो मजा है वो किंडल पर या और किसी डिवाइस पर नहीं आ रहा है। नहीं माथुर साहब, ये नहीं, छपी हुई किताबें अंडरलाइन कर पढ़ी जा सकती हैं, ये किंडल भी सुविधा देता है, टेक्निक भी आपको ये सुविधा देती है। दूसरा, अब हम लोग जो जीवन जी रहे हैं, आप और मैं माथुर साहब, वो जीवन तो अलग तरह का है। लेकिन नई पीढ़ी का जो भाग दौड़ वाला जीवन है, अगर उन्हें कम्यूट करने में 2 घंटे लगाने हैं तो उस दौरान अगर वो अपनी किसी डिवाइस पर किताब पढ़ लेते हैं तो क्या दिक्कत है। अंततः तो आपकी किताब ही लोगों तक पहुंच रही है ना, और किताब के माध्यम से विचार पहुंच रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बात पर बहुत सारी, हाँ मुखर कविता जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, प्रेमचंद जी की 100 कहानियों वाला एक ऐप आपने रख रखा है और आप उसका आनंद लेती है, तो वो प्रेमचंद ही रह रहा है ना, प्रेमचंद तो नहीं बदल रहा है आपके ऐप के कारण। बहरहाल, ये जो नई तकनीक आ रही है, इससे बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है, बहुत क्या बिल्कुल भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि ये किताबों का पूरक है, किताबों को बढ़ाने वाला है। अब स्थितियां बहुत अच्छी इसके बावजूद नहीं है। मुझे लगता है कि पुस्तक संस्कृति के विकास के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत की बात है, वो मुझे लगती है कि हम स्कूलों और परिवारों से ये अपेक्षा करें कि वो बच्चों में पढ़ने की रुचि का विकास करें। अब पिछले कुछ वर्षों में हुआ ये है कि कैरियर की इतनी अंधी दौड़ हमारे यहाँ हुई है, और स्कूल वाले भी और स्कूल वालों से ज्यादा माँ बाप भी अपने बच्चों से ये अपेक्षा करने लगे हैं कि वो हर पर्चे में 100 में से 99.5 नहीं तो 99 नंबर तो लाएं। अगर वो कहीं 80-85 नंबर लाए तब तो माँ बाप को लगता है कि हमारे लिए डूब मरने की बात हो गई। तो वे चाहते हैं कि बच्चे केवल अपने पाठ्यक्रम में डूबे रहें, उस पाठ्यक्रम से बाहर निकले ही नहीं। इस चक्कर में, इस दौर में बच्चों का अलग से कुछ पढ़ना धीरे धीरे कम हो गया है। कभी हम इस बात पर गर्व करते थे कि हमारे बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, आज माँ बाप नाराज होते हैं अगर वो देखते हैं कि उनके बच्चे अपने पाठ्यक्रम से अलग कुछ पढ़ रहे हैं। तो यहां मुझे लगता है कि स्कूलों की
और माँ बाप की दोनों की भूमिका होती है कि वो बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में कुछ करें और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करें कि तुम्हें और कुछ पढ़ना भी चाहिए, बहुत कुछ पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, केवल विषय ही जरूरी नहीं है, बाकी जिंदगी के लिए भी आपको तैयार होना चाहिए। हाँ, चिंतामणि जोशी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर घर में पुस्तकों का कोना बन जाएगा तो किताबें जरूर पढ़ी जाएगी। ये बात भी मैं थोड़ा आगे चलकर करना चाह रहा हूँ। हमारे एक मित्र हैं जयपुर में, रमेश थानवी जी, वो एक बार कह रहे थे कि एक जमाने में घरों में दीवारों में आले होते थे और उन आलों में किताबें रखी जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये हो गया है कि सपाट दीवारें होने लग गई हैं तो किताबें रखने की जगह ही घर में नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं वो वही बात मैं भी कह रहा हूं कि अगर माँ बाप किताबें पढ़ेंगे तो उनको देखकर बच्चे भी किताबें पढ़ेंगे। लेकिन आज हुआ ये है कि बच्चों के सामने कैरियर की दौड़ है और माँ बाप के सामने अपनी रोजी रोटी के संकट इतने हैं कि उन्हें किताब पढ़ने की फुर्सत शायद बहुत कम रह गई है। तो अगर कहीं ये सोच विकसित हो, हाँ शिल्पी जी, आप भी बिल्कुल सही कह रही हैं कि बढ़ते एकल परिवार के कारण दादी नानी की कहानियां भी विलुप्त हो रही है। असल में दादी नानी की कहानियां ही नहीं, एक संवादहीनता भी होती जा रही है। हम सब लोग माँ बाप अपनी जद्दोजहद में व्यस्त हैं, बच्चे अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं और दोनों के बीच कोई संवाद ही नहीं है। तो अब इस संवादहीनता को तोड़ने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से माता पिता की अधिक होगी। बच्चों को तो हम जुड़ने की उम्मीद कर सकते हैं, ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बदलाव ले आएंगे। सतीश चिंपा जी, आप भी सही कह रहे हैं कि पाठक मंचों की संस्कृति खत्म हो गई है। आप सही कह रहे हैं, फायदा तकनीक का बहुत नुकसान के साथ आता है, लेकिन तकनीक का देखो फायदा भी तो है ना। तकनीक, आज हम सब लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं, तो ये तकनीक के फायदे को हम कैसे नकार सकते हैं। पद्मजा जी, आपने तो बिल्कुल वो जमाना याद दिला दिया कि हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तकों के भीतर छिपाकर दूसरी किताबें पढ़ा करते थे। क्या पता आज भी बच्चे पढ़ते हों, और शायद पढ़ते ही हैं, लेकिन हमारा रोना ये है कि वो हमारा लिखा क्यों नहीं पढ़ते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों के संपर्क में आता हूं और मैं पाता हूं कि ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ते तो हैं। अब मैं फिर अपनी बात पर लौटूं। अगर माँ बाप किताबों से प्रेम रखेंगे तो बच्चों में भी किताबों के प्रति प्रेम होगा, और ये माँ बाप को कुछ न कुछ इस दिशा में करना होगा। अगर वो करें तो बच्चे जरूर पढ़ेंगे। मुझे इस दिशा में सबसे बड़ी जो कमी हमारे चारों तरफ लगती है वो ये कि हमारे यहाँ पुस्तकालय संस्कृति का न केवल विकास नहीं हुआ है, उसका क्षरण हुआ है। जिस जमाने में मैंने पढ़ाई की है वो तो पुराना जमाना हो गया है, लेकिन उसके बाद भी बहुत समय तक ये होता रहा है कि हर शहर में, हर कस्बे में एक आध सार्वजनिक पुस्तकालय होता था। अपने कॉलेज वगैरह में हम लोगों की लाइब्रेरीज बहुत अच्छी थी, वहां से हम लोग किताब लेते थे, लेकिन धीरे धीरे पुस्तकालय हमारे यहाँ नष्ट होते गए। मैं ये सोचकर बहुत आश्चर्यचकित होता हूं कि इसको आप केवल भौतिकता से क्यों जोड़ते हैं। भारत में भौतिकता की आंधी आई है, दौड़ हुई है, तो हमारे यहाँ पुस्तकालय खत्म हुए हैं। अगर ऐसा होता तो दुनिया के और देशों में भी ऐसा ही होना चाहिए था। जब मैं अमेरिका में कुछ समय तक रहा तो वहां मैं देखता था, वहां जो पब्लिक लाइब्रेरीज है उनमें लोगों का खूब आना जाना होता है, लोग पढ़ते हैं किताबें। और जब अभी 2-1 साल पहले ऑस्ट्रेलिया जाने का मुझे मौका मिला तो वहां मुझे मेरे बच्चों ने बताया और मुझे देखने का भी मौका मिला कि हर छोटे से छोटे गांव में अनिवार्यतः एक पुस्तकालय तो है ही, और वो सुसज्जित, व्यवस्थित, साफ सुथरा पुस्तकालय है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है। ऐसा नहीं है कि आपका वहां जाने का मन नहीं करे। हमारे यहाँ ये पुस्तकालय क्यों नहीं है? और आप इसका दोष केवल सरकार पर मत डालिए। सरकार को निश्चय ही बहुत कुछ करना चाहिए था। सरकार की प्राथमिकता में पुस्तकालय नहीं रहे, सरकार ने उनकी उपेक्षा की, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं एक बात सोचता हूं, और बहुत बार मैं ये अलग अलग मंचों से बात कह चुका हूं, मेरा ये कहना है कि जब कोई नई कॉलोनी बसती है, शहरों का बड़ा विस्तार हो रहा है, कॉलोनियां बन रही है,
नई कॉलोनी बनती है तो हम उसमें एक पार्क का प्रावधान रखते हैं, एक मंदिर का प्रावधान रखते हैं, कोई हर्ज नहीं है। जिम का भी प्रावधान आजकल लोग रखने लगे हैं, अच्छी बात है। मुझे इनमें से किसी से शिकायत नहीं है। जिसको मंदिर में जाना है जाए, ना जाना है ना जाए, जिसको पार्क में जाना है वो जाए, जिसको ना जाना है ना जाए। लेकिन कभी हम में से किसी को ये क्यों नहीं लगता है कि हमारी कॉलोनी में एक लाइब्रेरी का भी प्रावधान हो? और जहां जिन कॉलोनीज में लाइब्रेरीज हैं वहां लोग जाते हैं। मेरे ही घर के पास, मैं चित्रकूट में रहता हूं और वैशाली नगर में एक कॉलोनी है हनुमान नगर, वहां की सोसाइटी ने एक बड़े से परिसर में मंदिर बना दिया, कम्युनिटी सेंटर बना दिया और उसी के साथ पीछे एक लाइब्रेरी भी बना दी। मैं जब भी उस लाइब्रेरी में जाता हूं मैं पाता हूं कि 20-25 लोग वहां किताबें पढ़ रहे हैं। मैं काफी समय से अपनी जो सरप्लस किताबें हैं उस लाइब्रेरी में भेंट करता हूं और एक स्टिकर उन किताबों पर मैं लगा देता हूं। शायद ये आत्म प्रचार की आकांक्षा का परिणाम हो। और मैं पाता हूं कि जब भी मैं जाता हूं कोई ना कोई मुझे मिलता है और वो कहता है कि आपकी भेंट की हुई किताब मैंने पढ़ी है। तो लोग पढ़ते हैं किताबें, लाइब्रेरी में भी लोग जाते हैं। आप लाइब्रेरी उपलब्ध तो करवाइए। और अगर हमारी कॉलोनी है तो हम लोग क्यों ना कॉलोनी के प्रबंधकों से ये मांग करें। अगर मांग करें तो वो बनाएंगे भी सही, और मांग ही क्यों करें, उसको बनाने की दिशा में हम भी तो कुछ करें। तो अगर हम लोग लाइब्रेरीज बनाएं तो लोगों में पढ़ने की आदत का फिर विकास होगा। तो ये एक बात मुझे बहुत लगती है। यही मुझे ये भी लगता है, और शुरू में किसी मित्र ने कहा था, अब मैं उस बात पर आ रहा हूं, लेखकों और लेखक संगठनों को में भी इस दिशा में बहुत काम करने की जरूरत है। हम लोग छोटे मोटे आयोजन करते हैं, मिलते हैं, लेकिन ये सही बात है जो गोपाल माथुर साहब शुरू में कह रहे थे कि वो वहां बस लेखक और पाठक दोनों कुल मिलाकर वो एक ही बिरादरी होती है। मैं ही लिख रहा हूं, मैं ही पढ़ रहा हूं। हम लोग क्यों नहीं सभागारों से बाहर निकलकर बस्तियों में, कॉलोनियों में जाएं? हम लोग क्यों ना किसी औपचारिक कार्यक्रम को करने की बजाय ये कहें कि हम लोग एक लेखक संगठन के लोग या किसी संस्था के लोग एक सार्वजनिक पार्क में सुबह मिलेंगे और वहीं अपनी एक गोष्ठी कर लेंगे, और जो लोग उस पार्क में आ गए हैं उन्हें भी कहेंगे कि आ जाइए, आप भी हमारी बातचीत में शामिल हो जाइए। अगर ये होता है तो लोग हमसे जुड़ेंगे। इसी तरह से अगर एक लेखक भी जाकर कहे कि लीजिए मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं, तो क्या लोग उसकी ओर आकर्षित नहीं होंगे? क्या कुछ लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे? लेकिन यहां एक सावधानी बड़ी जरूरी है, और वो सावधानी ये कि हमें जरा स्व के मोह से बाहर निकलना होगा। मैं क्योंकि लेखकों के बीच रहता हूं, छोटा मोटा 2-4 लाइनें मैं भी लिख लेता हूं, लेकिन लेखक की बड़ी कमजोरी ये होती है कि जब वो आपसे मिलता है तो कहता देखिए मैंने ये कहानी लिखी है सुनिए, मैंने ये कविता लिखी है सुनिए। अब चलिए मैं लेखक हूं, मैं तो सुन लूंगा, लेकिन अगर आप किसी पार्क में जाकर किसी से कहेंगे मेरी कविता सुनिए, तो हो सकता है उसकी इतनी रुचि ना हो सकता है दूसरे दिन वो आपको ना सुने, आपको देखकर वो रास्ता बदल ले। तो अगर हम लोग इस अपनी रचना सुनाने के मोह से बाहर निकलें और 4-5-6-10 लेखक कहीं जाएं और जाकर कहें कि लीजिए हम लोग कुछ अच्छी रचनाओं पर आपसे बात कर रहे हैं, ये मैंने किसी की एक अच्छी कविता पढ़ी थी, वो मैं आपको सुना रहा हूं। अपनी रचना सुनाने का काम आप दूसरों पर छोड़ दीजिए ना, आप तो दूसरों की रचनाएं सुनाइए। तो जरा आप उस मोह से मुक्त हो जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि आप निस्वार्थ भाव से ये काम कर रहे हैं और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। ओम नागर जी आप बहुत सही कह रहे हैं कि आज जो लिखा जा रहा है उसकी पठनीयता भी एक बड़ा कारण हो सकती है। मुझे भी ये लगता है, और इसी बात पर अब मैं आ भी रहा हूं, कि लेखक को भी पाठक की बदलती रुचियों का ख्याल करते हुए अपने लेखन में तदनुसार बदलाव लाना होगा। अगर वो एक टाइम फ्रेम में ही अटका रह गया, अगर आप आज भी 1950 के पाठक को, 1980 के पाठक को ध्यान में रखकर लिखेंगे तो आज का पाठक आपको स्वीकार नहीं करेगा। आप देखिए ना, बहुत सारी हमारी विधाएं मर गई। क्यों मरी? इसीलिए मरी ना कि वो उस समय में प्रासंगिक थी, आज उनकी प्रासंगिकता नहीं रही। मेरे साथ जो साहित्य वाले लोग हैं वे जानते होंगे किसी जमाने में हमारे यहाँ एक विधा थी गद्य गीत, किसी समय एक विधा थी शिकार कथा, किसी समय
एक विधा थी ललित निबंध, कभी एक विधा थी महाकाव्य। क्या हुआ इन विधाओं का? ये विधाएं आज प्रासंगिक नहीं रही तो धीरे धीरे वे पीछे छूट गई। और आज आप देखेंगे अचानक कथेतर का इतना विकास हुआ। क्यों? कथेतर इतना लोकप्रिय क्यों है? संस्मरण में लोग इतनी रुचि क्यों लेते हैं? रेखा चित्रों में या यात्रा वृत्तांत में लोग इतनी रुचि क्यों लेते हैं? और क्यों बहुत सारे लेखक विधाओं के सारे सांचे तोड़कर लिख रहे हैं? आप स्वयं प्रकाश की किताब, ये जो अभी किताब उनकी आई थी, उसको हाथ में लीजिए धूप में नंगे पांव, आप छोड़ नहीं सकेंगे उस किताब को। वो बात अपनी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस सरसता के साथ बात कर रहे हैं। और ऐसी अनेक किताबें हैं जो आपको कुछ नया देती है, आपको जोड़ती हैं। लेकिन अगर आप पाठक की रुचि की परवाह नहीं करेंगे तो पाठक आपकी परवाह नहीं करेगा। मुझे वो लेखक या उनके सोच से थोड़ी सहमति नहीं होती है कि मुझे तो जो लिखना मैं वही लिखूंगा, मैं पाठक की परवाह क्यों करूं। अगर आप पाठक की परवाह नहीं करते हैं तो फिर पाठक को भी आप इस बात की आजादी दीजिए कि वो आपको न पढ़े। निश्चित रूप से आपकी आजादी है कि आप जो चाहे लिखें, लेकिन जब आप पाठक की चिंता करेंगे तो पाठक आपसे जुड़ेगा। और जब हम पुस्तक संस्कृति की बात कर रहे हैं तो निश्चय ही हमें ये प्रयास तो करना ही होगा कि लोगों की जो जरूरत है उसको हम पूरा करें और उसके अनुरूप हम लोग लिखें। अब मैं एक नाजुक बात की तरफ आ रहा हूं। मैं हालांकि ये सारी बात एक प्रकाशन के मंच से कर रहा हूं। बोधि प्रकाशन न केवल राजस्थान का बल्कि देश का एक बड़ा प्रकाशन संस्थान है और हमें गर्व है कि हम लोग उस शहर में हैं जिस शहर में ये प्रकाशन स्थित है। बहुत बढ़िया किताबें इन्होंने प्रकाशित की है। बोधि प्रकाशन से मेरी ये शिकायत नहीं है, लेकिन हिंदी किताबों को लेकर जो आम शिकायत होती है वो शिकायत होती है उनकी कीमत को लेकर। बहुत सारे लोग इस शिकायत से ही सहमत नहीं होते हैं। उनका भी अपना तर्क है। उनका ये कहना है कि अगर आप 5,000 रुपए का जूता पहन सकते हैं, अगर आप 3,000 रुपए की ब्रांडेड जीन्स पहन सकते हैं, आप किसी सिनेमा में जाकर एक फिल्म देखने के लिए 2,000 रुपए खर्च कर सकते हैं, तो 500 रुपए की किताब पर आप दुखी क्यों होते हैं? उनका भी कहना सही है। हम लोगों का सबका आर्थिक स्तर उन्नत हुआ है, तो फिर आप क्यों उम्मीद करें कि आज भी किताब आपको जो हिंद पॉकेट बुक और राजकमल पॉकेट बुक 1 रुपए में मिलती थी वो 1 रुपए में ही मिल जाए? बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरा अब भी ये मानना है कि किताबें और हिंदी की किताबें अपेक्षाकृत बहुत महंगी है। देखिए, जब आप किताब की बात करेंगे तो आपको अन्य भाषाओं की किताबों के साथ भी उनकी तुलना करनी पड़ेगी। अगर बांग्ला में कोई किताब, अगर गुजराती में कोई किताब, अगर अंग्रेजी में कोई किताब, मान लीजिए 200 पन्नों की किताब 200 रुपए में मिलती है, तो हिंदी में जब वही 200 पेज की किताब मुझे 500 रुपए में मिलेगी तो कहीं मेरा मन अटकेगा, उसको खरीदने में संकोच करेगा। आप कहेंगे कि ये तो बड़ी अव्यावहारिक बात मैं कर रहा हूं। इसलिए अव्यावहारिक बात कर रहा हूं कि अंग्रेजी में तो एक किताब का संस्करण बहुत बड़ा होता है, खूब बिकती है। हिंदी में तो इतनी किताबें बिकती नहीं है। वहां फिर वो दोनों बातें आएंगी। एक, इसका मतलब जो मैं लिख रहा हूं उसमें पाठक की रुचि नहीं है, या जो पाठक की रुचि है वो मैं नहीं लिख रहा हूं। आप इसको वो लोकप्रिय और स्तरीय वाले खांचे में मत ले जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गुलशन नंदा बन जाएं या आप कुमार विश्वास बन जाएं, और बन भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। आखिर उनके भी पाठक हैं, कोई उनको भी पैसा खर्च करके पढ़ रहा है। आप ये घटिया और बढ़िया की बहस में मत पड़िए। मुझे लगता है कि अंततः जब आप पाठक की चिंता करेंगे तो आपको पाठक के स्तर पर थोड़ा सा तो आना पड़ेगा और थोड़ा सा हाथ बढ़ाकर पाठक को अपने स्तर पर खींचना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं चलेगा कि आप तो बहुत ऊंचे स्तर पर हो और पाठक को बड़ी हे दृष्टि से देखें कि तू तो बिल्कुल ना समझ है, मैं तेरे लिए क्यों लिखूं। ये नहीं चलेगा। तो एक तो ये कि आप पाठक को ध्यान में रखकर लिखें, पाठक की जरूरत को ध्यान में रखकर लिखें। और दूसरा, ये बात मैं प्रकाशक से भी कह रहा हूं, उसे अपनी किताब बेचने के लिए अधिक प्रयत्नशील क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं किताबों की अधिक प्रदर्शनियां लगाई जानी चाहिए? क्यों नहीं किताबों का अधिक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए?
भास्कर चौधरी जी, जो आप कह रहे हैं वही तो मैंने भी कहा है, या आपने मेरी बात की पुष्टि की। जयश्री जी नमस्कार। भाग्यम जी, आपने अच्छी बात कही, मेरी बात को आप पुष्ट कर रही हैं कि तमिलनाडु में किताबों की कीमत और पत्रिकाओं की कीमत बहुत कम है। तो ये हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? इस बात पर लेखकों को और पाठकों को मिलकर विचार करना चाहिए। लेखकों को, पाठकों को और प्रकाशकों को, तीनों को मिलकर विचार करना चाहिए। और यही मैं अपने लेखक मित्रों की तरफ भी मुड़ूं। वैसे तो मैं लेखकों को बहुत सारे उपदेश दे रहा हूं, उपदेश तो क्या कहूं मैं, लेकिन हाँ, अब मैं अगर लिखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा हक है कि मैं अपने लेखक मित्रों से संवाद करूं, अपने मन की बात कहूं। मैं वही कर रहा हूं, मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं। एक जो बड़ी बात है, लेखकों को अपनी किताबें मुफ्त बांटने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करना चाहिए। होता यह है कि मैं किताब लिखता हूं और अगर मैंने किसी सोशल मीडिया पर यह सूचना डाली कि मेरी एक किताब आई है, तो 10-15 प्रतिक्रियाएं ये भी आती है कि ये किताब कहां से और कैसे मिलेगी। असल में उस सवाल की ध्वनि ये होती है कि ये किताब मुझे आप भेज दीजिए। अगर वो ध्वनि है भी तो हमें उसे अनसुना करना चाहिए। आप कहिए कि ये किताब अमुक जगह से मिलेगी, आप खरीदिए। अगर आपको पढ़ना है आप खरीदिए। और मुझे लगता है कि अगर हम में से बहुत सारे लोग हर महीने 2, 4, 5 किताबें खरीद सकते हैं तो बहुत सारे लोग और क्यों नहीं खरीद सकते। किताबों का आदान प्रदान भी होना चाहिए। मैं किसी जमाने में सरिता पत्रिका जो अभियान चलाती थी, उस अभियान से बहुत सहमत नहीं हूं। वो उस अभियान में कहती थी कि अगर आप मांग कर कपड़े नहीं पहनते हैं, अगर आप मांग कर रोटी नहीं खाते हैं, तो आप मांग कर किताब क्यों पढ़ते हैं। वो शायद बात को बहुत लंबा खींचने वाली बात है। मुझे लगता है किताबों का आदान प्रदान भी होना चाहिए। मैंने किताब पढ़ी है, मेरी किताब आप ले लीजिए, आप पढ़ लीजिए, आपकी किताब मैं ले लूं, मैं पढ़ लूं, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेखक को इस बात के मोह से बचना चाहिए कि वो अपनी किताब हर किसी को बांटता फिरे और वो खुश हो कि मेरी किताब इतने लोगों तक पहुंच गई है। गोपाल जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। बोधि प्रकाशन का आभार कि उसने कम कीमतों पर किताबें उपलब्ध करवाई है। ये वाकई बहुत बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है और ये बता भी दिया है कि किताबों की कीमत कम रखी जा सकती है। तो जो बोधि प्रकाशन कर सकता है वो दूसरे क्यों नहीं कर सकते। मैं एक क्षण के लिए जरा व्यवधान करूंगा। चलिए कोई बात नहीं। डॉक्टर श्री गोपाल काबरा बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो लेखक किताबें मुफ्त में बांटे, सुदेश जी नमस्कार, मुझे बहुत खुशी है कि आप देख रही हैं। हाँ माथुर साहब, आर के करंजिया को आपने अच्छा याद किया, आपने बिल्कुल सही याद किया। अपना ब्लिट्स मिल बांट कर पढ़ें। और हम लोग बहुत सारे मित्र हैं जो अपनी किताबें मिल बांट कर पढ़ते ही हैं। तो जब ये सारी चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो क्या हम इस बात पर विचार नहीं कर सकते कि हम लोग जो किताबों के बारे में इतने चिंतित होते हैं वो भी ये करें कि हम अपने बजट का एक निश्चित हिस्सा किताबों के लिए रखेंगे। वो हिस्सा क्या हो ये हम तय करेंगे, लेकिन आज किताबें खरीदना बड़ा आसान हो गया है। आज ये जो ई कॉमर्स वाली बहुत सारी साइट्स हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट और स्नैपडील और न जाने क्या क्या, इनसे किताबें खरीदना और मंगवाना बड़ा आसान हो गया है। हमें से बहुत सारे लोग मंगवाते हैं। बड़े शहरों की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन इन सेवाओं ने, इन व्यवसायों ने छोटे गांवों और कस्बों के लोगों के लिए ये बड़ी सुविधा कर दी है कि वो जब चाहे किताब मंगवा सकते हैं। एक मेरे मित्र हैं हजारीमल बागानी, फलोदी के पास एक बहुत छोटे से गांव में रहते हैं। प्रख्यात शिक्षाविद शिवरतन थानवी जी ने अपनी किताब जग दर्शन का मेला में उनकी चर्चा की है। इतना छोटा गांव है और वो किसी स्कूल में शायद 3rd ग्रेड टीचर हैं। किताबों के प्रति उनका बेहद 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 लगाव है। किसी किताब की समीक्षा पढ़ लें, उसको पाने के लिए व्याकुल हो उठते हैं। प्रायः वो मुझे फोन करते हैं और जब मैं उनसे कहता हूं कि ये किताब है, कि वो उनका पहला प्रश्न ये होता, अमेजन पर मिल जाएगी ना। अब आप देखिए, एक छोटे से गांव में रहने वाला व्यक्ति अमेजोन से किताब मंगवा रहा है और पढ़ रहा है। तो हम लोग अगर ये
लोगों के मन में जज्बा जगाएं और अपनी बातचीत में किताबों को शामिल करें। अक्सर हम लोग मिलते हैं, बहुत सारे मुद्दों पर बात करते हैं, हम पॉलिटिक्स पर बात करते हैं, हम इकोलॉजी पर बात करते हैं, हम मौसम पर बात करते हैं, हम खान पान पर बात करते हैं, हम कपड़ों पर बात करते हैं, हम वो जिसे कहते हैं कि परनिंदा में खूब रस लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग दोस्त लोग भी जब मिलें और आपस में एक दूसरे की पढ़ी हुई अच्छी किताबों पर बात करें तो निश्चय ही इससे भी पुस्तक संस्कृति का विकास होगा। तो अगर हम ये पुस्तक संस्कृति को विकसित करने की बात ठान लें तो जीवन में जैसे बहुत सारे बदलाव आए हैं, आपके जीवन में टेक्नोलॉजी आ गई है, आपने स्वीकार किया है, आप किताबों की भी अगर वो चली गई हैं, गई तो नहीं है, अगर चली गई हैं तो वापसी इस रूप में कर सकते हैं कि किताबें हमारे जीवन में अपनी जगह बनाए। कीमत की बात निश्चय ही है, लेकिन अगर हम भी किताबों को अधिक खरीदने लगेंगे तो प्रकाशक भी उसको बेचना चाहेगा। अंततः वो व्यवसाय कर रहा है और जब वो व्यवसाय कर रहा है तो वो अपने ग्राहक को खोना नहीं चाहेगा। तो ये जो सारी बातें मैंने की, आप में से बहुत सारी टिप्पणियां शायद कहीं मैं मिस भी कर गया हूं। मैं थोड़ा सा एक बार स्क्रॉल कर लेता हूं कि हाँ, महेंद्र मोदी जी आप कह रहे हैं कि बांटी गई किताबों में से 90% किताबें कभी नहीं पढ़ी जाती। अब मैं क्या क्या कहूँ, ये जो किताबें खूब लिखते हैं वो इस बात पर ध्यान दें कि उनकी किताब बांटना व्यर्थ है। कमलेश चंद्र वाजपेयी जी बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। एक समय जासूसी साहित्य अपने आकर्षण के कारण बहुत बिकता था। एक समय नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि अब भी जब सुरेंद्र मोहन पाठक की वापसी हुई है तो अब भी लोग उनको पढ़ रहे हैं। और महेंद्र मोदी जी, ये तो आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। मुझे लगता है कि इसमें और मित्रों को भी आना चाहिए। आपका सवाल बड़ा अच्छा है। इस विषय पर बात की, आप लिख रहे हैं, इस विषय पर भी बात कीजिए कि किताबें बेतहाशा महंगी है मगर उसमें से लेखक को क्या मिलता है। मुझे लगता है कि अभी जैसे हालात हिंदी में हैं, लेखक को मिलना चाहिए, लेकिन अगर उसको पाठक मिल जाए तब भी उसको धन्य हो जाना चाहिए। अगर उसको बहुत सारे पाठक मिलेंगे तो निश्चय ही उसे कुछ और भी मिलने लगेगा। लेकिन पहली जरूरत तो हमारी ये है कि हमें अधिक पाठक मिले। मनीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कोई मार्गदर्शन नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं तो आपके साथ अपने मन की बात साझा कर रहा हूं। हाँ, मधु सक्सेना जी आप ठीक कह रही हैं, अपने रचे से बचना जरूरी है। ये मुझे लगता है कि हम लेखकों में और विशेष रूप से हिंदी लेखकों में एक बड़ी कमजोरी है कि हम बहुत जल्दी अपने लिखे पर ही आ जाते हैं और हम उससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। इससे अगर हम निकलेंगे तो वो बड़ा अच्छा होगा। राजेंद्र कसबा जी आप बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। कुछ लोगों ने ये किया भी है। राजेंद्र कसबा जी कह रहे हैं शादी आदि समारोह में या इनाम के बतौर विद्यार्थियों को किताबें दी जानी चाहिए। आपको भी इस बात की जरूर जानकारी है कि नेशनल बुक ट्रस्ट वाले अपना जो भी आयोजन करते हैं वहां वो अतिथियों का स्वागत पुस्तक भेंट करके ही करते हैं। माला वाला वो उसको नहीं पहनाते हैं। ये बहुत बार बहुत सारे लोगों ने कहा भी है, बहुत सारे लोगों ने किया भी है, लेकिन इस प्रवृत्ति का और विस्तार होना चाहिए। और हम लोग भी अगर ये करना शुरू कर देंगे, हम लोग जो किताबों से पहले से जुड़े हुए हैं अगर वो करना शुरू कर देंगे तो और लोग भी इसका अनुकरण करेंगे। इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। विवेक मिश्रा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पठनीयता होगी तो पढ़ी जाएगी। और आज भी आप देखेंगे हिंदी में जो किताबें पठनीय हैं वो किताबें कितनी बिकी हैं, उनको कितना पढ़ा गया है। अगर कुछ किताबों को नहीं पढ़ा गया है तो इसे लेखक अपना अपमान न समझकर उसे भी विचार करना चाहिए कि उसकी किताब क्यों नहीं पढ़ी गई है। श्याम जहांगीर जी ठीक कह रहे हैं। आपने अपनी और मेरी दोनों की बात कर दी। लाइब्रेरी बुजुर्गों के लिए अच्छी शरण होती है और बुजुर्गों के लिए क्यों, जवानों के लिए भी बड़ी अच्छी जगह होती है। श्याम जी आप कभी जाकर तो देखिए। तो बहरहाल बहुत मजेदार ये चर्चा रही। अब ये तो एक ऐसी अनंत कथा है जिसे न जाने कितनी देर तक हम लोग चला सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने बहुत बहुत देर तक आप लोगों से बात कर ली है। आपका इससे अधिक समय मुझे नहीं लेना चाहिए। मैं बोधि प्रकाशन का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी इस लोकप्रिय श्रृंखला कहन सुनन की बात में मुझे आमंत्रित किया और मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया।
आप सबका भी बहुत 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 आभार कि आप इतनी देर तक मुझसे जुड़े रहे और मेरी इन बातों को सुना। अगर मैंने अपनी बातों के माध्यम से किसी का दिल दुखाया हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।